हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आजकल बहुत ज़्यादा आप लोग न्यूज़ों में सुने होंगे, वो है हमारा लोकपाल। कि भारत में लोकपाल कब आया, कितने वर्ष इसे संघर्ष लगा इसे भारत में कानून बनने में, और किस तरह से फिर ये अभी वर्क कर रहा है। इस सब के पूरा इतिहास पढ़ेंगे, कहाँ से शुरू हुआ, कब कब कौन कौन सदस्य होते हैं, कितने उसके कार्यकाल होते हैं, कौन से आयोग की सिफारिश हुई थी, इन सब के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत अगर हम करें लोकपाल की, तो लोकपाल शब्द को अगर विश्व लेवल पे देखा जाए तो उसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ओम्बुड्समैन। भारत में इसे लोकपाल बोला जाता है, विश्व में इसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। याद रखिए कौन सा नाम? ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले यह स्वीडन में, वह कौन सा देश था जो पहली बार लोकपाल लाया था? तो आपका सीधा सवाल बनेगा और आपका आंसर क्या होगा? स्वीडन। कब ले आया था? 1809 में। कब ले आया था? याद रखिएगा, 1809 में लेकर ये पहली बार आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश से लाया? स्वीडन से। किस देश से? स्वीडन से। किस देश से? स्वीडन से। और इसका नाम भारत में लोकपाल किसने रखा? तो आपको एक नाम याद होगा, लक्ष्मीमल। लक्ष्मीमल सिंघवी का नाम आपको याद होगा। इन्होंने पंचायती राज को और नगर पालिका को संवैधानिक बनाने की मांग की थी। ये वही लक्ष्मीमल सिंघवी थे। तो याद रखिएगा, लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी पहले आदमी थे जिन्होंने लोकपाल शब्द दिया। लोकपाल शब्द भाग को कौन दिया? लक्ष्मीमल सिंघवी ने दिया। विश्व लेवल इसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। ये था। अब देखो, बाद में लोकपाल की जरूरत क्यों पड़ी, या विश्व को लोकपाल की जरूरत क्यों पड़ी? लोकपाल क्या होता है कि जो भी हमारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इन लोगों के कार्यों की जांच कौन करेगा? ये लोग गलत करेंगे तो इन पे कौन जांच बैठाएगा? तो इन सब चीज़ों के लिए कि बड़े बड़े जो पोस्ट हैं, जिसपे बड़े बड़े संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं, वो अगर कुछ करप्शन करते हैं या कुछ कदाचार करते हैं तो उसका भी तो जांच होना चाहिए। पब्लिक के पास वो भी तो सामने आना चाहिए। इसीलिए लोकपाल आना जरूरी था। लेकिन भारत में, विश्वास नहीं करोगे, 40-50 साल इसे संघर्ष करना पड़ा। तो पहली बार स्वीडन में, और भारत में जो पहली बार जो आयोग जिसने लोकपाल लाने की अनुशंसा की, तो पहला आयोग, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आ भी सकते हैं आने वाले एग्जामों में, कि भारत में वह कौन सा आयोग था जिसने पहली बार लोकपाल लाने की अनुशंसा की थी? तो याद रखिएगा, वो नाम था हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसके क्या से? अध्यक्ष थे। और यही आयोग था जिसने पहली बार भारत में बोला कि लोकपाल आना चाहिए, यानी लोकपाल की अनुशंसा पहली बार मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था। हालांकि बाद में मोरारजी जो देसाई होंगे, हमारे जो बाद में मोरारजी देसाई होंगे, वो इस्तीफा दे देंगे क्योंकि वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में चले जाएंगे। तो हनुमंतैया करके एक नाम आएगा, हनुमंतैया इसके बाद में अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे हमारे मोरारजी देसाई, बाद में हनुमंतैया बन गए थे। इन्होंने बोला, अनुशंसा कर दिया, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। 2 साल बाद, यानी 1968 का बाद है पहली बार, ये क्वेश्चन इस बार बिहार दरोगा के पीटी में पूछा गया था कि पहली बार लोकपाल जो विधेयक था वो कब डाला गया था संसद में। तो आपको याद रखना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया पहली बार लोकपाल बिल, तो याद रखिएगा 1968 में डाला गया था। कब? 1968 में। कब? 1968 में। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1968 में पहली बार विधेयक डाला गया, लेकिन पास नहीं हुआ। अगर आप देखो तो 68 से लेके 2013 तक, 68 से लेके 2013 तक 40-50 वर्षों तक इसने संघर्ष किया, और तब तक 2013 में अंतिम पास होगा। 2019 से ये काम करना चालू करेगा। तो कितने साल लग गए? 20 साल उधर और 30 साल, 50 साल का संघर्ष है इसका लोकपाल का। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें, इस समय से 10 बार, कितने बार? 10 बार डाला गया विधेयक। उसके बाद भी ये पास नहीं हुआ था। 10 बार डाला गया था। और आपको बता दें कि ये संवैधानिक संस्था भी नहीं है, बाद में एक कानून बनाकर इसे लाया गया। संविधान संशोधन हुआ नहीं इस पे। 2012 में अगर बात करें हम लोग, 2012 में अंतिम बार डाला गया था।
2012 अब 2012 में जो संशोधन डाला गया लोकसभा में, वो 2012 में संशोधन डाला गया लोकसभा में, और हुआ क्या कि 2 साल तक बिल अटका रहा, और 2014 में लोकसभा ही भंग हो गया, लोकसभा भंग हो गया, तो ये बिल वहीं पे फंसा रहा। ये बिल जब लोकसभा भंग हो जाएगा तो बिल अपने आप भंग, तो इस तरह से ये खत्म हो गया। अब बात हम करें कि किस तरह से प्रक्रिया चालू हुई, तो सबसे पहले 2012 में आ गए। 2012 में संविधान संशोधन के लिए बिल डाला गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 126वां संशोधन था, 2012 में डाला गया लोकसभा में, और 2 साल तक लोकसभा में अटका रहा। अंततः 2014 में लोकसभा भंग हो गया, 5 साल कार्यकाल उसके पूरे हो गए और ये बिल भी खत्म हो गया। तो बात है कि 2012 में डाला गया, 2014 में ये खत्म हो गया। तो 2013 में जो हुआ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2013 में जब सरकार को लगा कि बिल बार बार फंस रहा है, तो उसने क्या किया, 2013 में एक अधिनियम बनाया जिसका नाम था लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013, और इसी के तहत बोला गया कि भारत में लोकपाल की नियुक्ति कर दी गई। अगर पूछा जाएगा भारत में लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम कब आया? 2013 में आया। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम कब आया? 2013 में आया। 2013 में आया और 1 जनवरी 2014 से यह कार्य बोला कि 1 जनवरी 2014 से लागू हो गया। क्या हो गया? लागू हो गया। लेकिन अभी इसका संघर्ष जारी है बेचारा का। इसे क्या हो गया, लागू हो गया, मोदी सरकार जीत के आ गए, लेकिन उन्होंने सभापति की नियुक्ति नहीं की, ना ही इनके सदस्यों की नियुक्ति की। तो 2019 तक ये कुछ नहीं किया। 2019 तक सभापति और सदस्यों की नियुक्ति ही नहीं की गई। 5 साल तक इसी तरह से छोड़ दिया गया, जाओ आराम से सो, बस नियम लागू हो गया। अरे हमारे सरकार बहुत तेज होते हैं। तो 2000 बात करते हैं मार्च 2019 में। कब? मार्च 2019 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ था, एक जजमेंट आया था इसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और उसके बाद सरकार को चुनाव में भी उतरना था। 2019 में मोदी सरकार को चुनाव में उतरना था। तो इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए मार्च 2019 में पहले सभापति की नियुक्ति की गई, जिनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पिनाकी चंद्र घोष इसके पहले सभापति बने गए। कब? 2019 में। 68 में पहली बार विधेयक, 10 बार विधेयक डाला गया, लेकिन एक बार भी पास नहीं हुआ। 1968 में पहली बार डाला गया था। 2012 में 126वां विधेयक डाला गया, वो भी रद्द हो गया। अधिनियम लास्ट में बनाना पड़ गया 2013 में, और इस तरह से 1 जनवरी 2014 को बोल दिया लोकपाल लागू हो गया। लेकिन उसके ना तो सभापति की नियुक्ति की गई, ना ही उसके सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस तरह से 2019 तक वो काम नहीं किया। 2019 में जाकर वह काम करना चालू करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके अगले टॉपिक की बात करें तो हम लोग देखेंगे इसके कार्यकाल क्या होता है 5 साल का, 5 साल का और 70 साल इसका एज होगा। 5 साल और 70 साल। अच्छा, कार्यकाल 5 है तो वो उम्र लिख देते हैं। उम्र होगा 45 साल से 70 साल के बीच। ये इसका है 5 साल का कार्यकाल होगा और उम्र होगा 45 से 70 के बीच में। ये तो इसका कार्यकाल हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके सदस्य कितने होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कौन सा गलत है या कौन सा सही है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 1 और 8, 1 का मतलब 1 सभापति और 8 सदस्य होंगे। टोटल 9 होंगे। 1 अध्यक्ष यानी सभापति होंगे और 8 क्या होंगे? सदस्य होंगे। ये जो 1 होंगे इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इस 1 की नियुक्ति कौन करेगा? तो इस 1 की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। और इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो ये भी देखिएगा, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए कि CGI होना चाहिए। इससे CGI, या तो CGI हो या SC का CGI नहीं, पूरा नाम ही लिख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, न्यायाधीश हो या रह चुका हो, ये भी याद रखिएगा। न्यायाधीश हैं तो भी ठीक या रिटायर्ड हैं तो भी ठीक। या फिर तीसरा जो है वो है प्रबुद्ध व्यक्ति। ये प्रबुद्ध व्यक्ति कौन होंगे? तो ये जो प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे वो मान लीजिए सामाजिक क्षेत्र में कोई किसी खास क्षेत्र में, वो जो बोलते हैं ना बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी, विख्यात फेमस आदमी, तो इस आदमी को प्रबुद्ध व्यक्ति बोला जाता है जो किसी खास क्षेत्र में विशेषता हासिल किया हो। ठीक है,
तो ये रखिएगा, ये 3, या तो क्या होना चाहिए, एससी का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, सेम चीज सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो, या प्रबुद्ध व्यक्ति हो। ठीक है, ये 3 ही बन सकते हैं, कौन, सभापति। ये 3 ही इसका क्राइटेरिया है। बाकी अगर बात करें तो इस 8 को भी आप 4-4 में तोड़ सकते हो। अगर उस 4 की हम बात करने जाएं तो ये जो 4 होंगे, 8 को 4-4 में 2 में बांट देते हैं, 4, ये 4 और ये 4। ये 4 कहां से आते हैं, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि ये 4 सदस्य जो होते हैं वो न्यायिक पृष्ठभूमि के होनी चाहिए। याद रखिएगा, न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, पृष्ठभूमि होना चाहिए। कम से कम एचसी सुप्रीम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे। कैसे होंगे, कम से कम कैसा होना चाहिए न्यायिक पृष्ठभूमि का, तो हाईकोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश कम से कम होना चाहिए उसे, ठीक है, हो या रिटायर्ड हो गया हो, लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश रहा हो हाईकोर्ट का, तो ये हो जाएगा। अगर हम लोग 4 और सदस्यों की बात करें तो 1 सदस्य एससी, 1 सदस्य एसटी, 1 सदस्य महिला और 1 अल्पसंख्यक। ये क्या होगा, अल्पसंख्यक। तो अगर ये 8 सदस्य होंगे तो 4 क्या होगा, न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे, और 4 होंगे एसटी का, 1 होंगे, 1 एससी का होंगे, 1 महिला होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। अगर ये होंगे, ठीक है, तो ये प्रशासनिक सेवा के होने चाहिए, ठीक है, प्रशासनिक सेवा के होने चाहिए, और प्रशासनिक सेवा होना चाहिए, और कम से कम 25 वर्ष का अनुभव, 25 वर्ष का अनुभव, ये भी याद रखिए, 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये हमारे जो थे 9 सदस्य, 9 किस प्रकार के पृष्ठभूमि होना चाहिए, तो इनकी नियुक्ति उसी में की जाएगी जो या तो मुख्य न्यायाधीश रहा हो, या न्यायाधीश रहा हो सुप्रीम कोर्ट का, या प्रबुद्ध व्यक्ति हो, ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सामाजिक क्षेत्र में। 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे जो कम से कम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। 4 और सदस्य जो होंगे या तो एससी रहा हो, या एसटी रहा हो, या महिला रहा हो, या फिर आपको हो जाएंगे प्रशासनिक, मतलब अल्पसंख्यक, 1 एसटी, 1 एससी, 1 महिला, 1 अल्पसंख्यक, मतलब मुसलमानों के 1 रहेंगे। ये 4 हो गए। कार्यकाल हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं इन सब की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिए, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, इन सब की नियुक्ति करता है हमारे राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किस प्रकार करेगा, तो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत करेंगे, ठीक है। और इस कॉलेजियम व्यवस्था में कौन कौन होंगे, ये भी आ सकता है। तो एक तो हमारे पीएम साहब, दूसरा एलएस यानी लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, एलएस के यानी लोकसभा के विपक्ष नेता, पीएम अध्यक्ष लोकसभा के विपक्ष के नेता, एक हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक हो जाएंगे हमारे प्रबुद्ध व्यक्ति, देखिए ये चारों मिलकर, ये 5 मिलकर सभापति और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन उससे पहले ये चारों मिलेंगे, यानी कि पीएम, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो, ये चारों मिलेंगे और ये चारों मिलकर किसकी नियुक्ति करेंगे, प्रबुद्ध व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे। अब फिर ये 5 मिलेंगे और 5 मिलकर किसकी नियुक्ति करेंगे, तो इसकी नियुक्ति करेंगे, इन सब की नियुक्ति कर देंगे, ठीक है। तो ये था कॉलेजियम व्यवस्था के तहत इनका क्या होगा, नियुक्ति होगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछेगा कौन करता है नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। किस व्यवस्था के तहत किया जाता है, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत किया जाता है। उनकी कॉलेजियम व्यवस्था में कौन कौन शामिल नहीं है, तो इससे पहले हमको जानना होगा कौन कौन शामिल है। तो कौन कौन उनके कॉलेजियम व्यवस्था में शामिल होता है, पीएम, लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्रबुद्ध व्यक्ति, ये सब शामिल होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में बताएं किस तरह से ये इसका सारा काम हो गया। अब देखते हैं इसका कार्य क्या है और किस प्रकार से वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले इसको मिटा देते हैं,
अब हम लोग बात करते हैं जो इसके सभापति होंगे उससे किसका दर्जा दिया जाएगा और जो इसके सदस्य होंगे उससे किसका दर्जा दिया जाएगा। तो दर्जा से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूछ लिया जाएगा कि लोकपाल को किसके बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसको। जो हमारे CJI होते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर का इनको दिया जाता है। याद रखिएगा दर्जा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। SC के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, SC के मुख्य न्यायाधीश के बराबर दर्जा दिया जाएगा इनके सभापति को, सभापति। लोकपाल के सभापति दर्जा किसके बराबर? मुख्य न्यायाधीश के बराबर। अगर सदस्य की बात करें, जिसके सदस्य को जो दर्जा दिया जाता है वो न्यायाधीश, SC के न्यायाधीश के बराबर। ठीक है, ये दोनों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप देख लें। अब बात करेंगे इसको हटाना कैसे है। तो हटाने के लिए क्या करना होगा? 100 संसद सदस्य, 100 संसद सदस्य अगर राष्ट्रपति को लिख कर प्रस्ताव भेजता है, 100 संसद सदस्य के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जांच बैठाता है, और ये जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति हटा देगा, उसके बाद राष्ट्रपति हटा देगा, याद रखिएगा। अब बात करें इसके अधिकार क्या हैं। इसके व्यापक अधिकार हैं, इसके अधिकार बहुत ज़्यादा हैं। किसी को भी अपने कटघरे में ले सकता है कि हाँ बाबू आओ, बहुत उड़ रहे हो, तेरा चेकअप कर दे थोड़ा। तो याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए किसके अधिकार, कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है, जैसे अगर देखा जाए तो जो हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, कौन? PM महोदय। PM महोदय के कुछ कार्य को छोड़ दिया जाए, जैसे कि सुरक्षा का मैटर हो गया, परमाणु हो गया, अंतरिक्ष और विदेश संधि को छोड़कर, इतना को छोड़कर अन्य जो भी कार्य करेगा PM, अगर शिकायत गया तो वो PM के खिलाफ भी क्या कर सकता है? जांच बैठा सकता है। इसके अलावा जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, अभी के या पूर्व के कहीं के भी संसद सदस्य हो, संस्था, संगठन, सभी अधिकारी, सभी के खिलाफ ये क्या कर सकता है? जांच बैठा सकता है। सभी खिलाफ ये जांच बिठा सकता है, उसे समन भेज सकता है, उसे अपने पास बुला सकता है, उसे पूछताछ कर सकता है, उसके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके गवाह के रूप में। तो ये सारे अधिकार इसको दिए गए हैं। और एक बात और आपको बता दें, जब यह कार्य करता है और बोलता है कि अगर CBI को इसने कहा कि जाओ तुम चेक करो, CBI इसके अधीन कार्य करेगी, इसके अधीन। अगर CBI को इसने कोई कार्य सौंपा है कि तुम इन आदमियों का बारे में जो उन्होंने करप्शन किया है, वो किसी भी प्रकार का कदाचार किया है, तो उसकी चेक करो, तो CBI इनके अंदर काम करता है। और इस समय याद रखिएगा, इस समय CBI का कोई भी ऑफिसर का ट्रांसफर नहीं कर सकता है सरकार। जो ऑफिसर किसी के जांच में लगे हुए हैं वो किसके अंतर्गत? लोकपाल के अंतर्गत। तो उस समय सरकार किसी भी CBI ऑफिसर हो या CBI के जो भी मेंबर होंगे उसे वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अधिकार है। तो ये सब इसके व्यापक अधिकार है। किसी को भी बुला सकता है, मतलब प्रधानमंत्री के कुछ मैटर अगर छोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री को भी वह समन भेज सकता है, उसके खिलाफ भी वो जांच बैठा सकता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री खिलाफ बैठा रहा है तो कैबिनेट मंत्री, संसद, ये सब तो सबके खिलाफ वो बैठा ही देगा। उसके अलावा अगर बात करेंगे, अगर आपने झूठा कंप्लेन करा, झूठा शिकायत अभी आपने झूठा शिकायत कर दिया किसको? लोकपाल को, और वो लोकपाल को, और आप पकड़े गए झूठा शिकायत करने में, तो आपको 1 लाख का जुर्माना लगेगा, 1 लाख का जुर्माना और 1 साल का जेल भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, कभी भी झूठा कंप्लेन लोकपाल में नहीं करना है, नहीं तो पकड़े गए तो आपको भी सजा हो सकता है। तो ये हमने इसके जो
सभापति थे उसके क्या दर्जा दिया जाता है, जो सदस्य थे उसको क्या दर्जा दिया जाता है, किस तरह से उसे हटाया जाएगा, उससे क्या अधिकार है और किस प्रकार से हम लोग वहाँ शिकायत करेंगे। हम लोग सब शिकायत कर सकते हैं, लेकिन झूठा शिकायत अगर हम लोग का पकड़ा गया तो हम लोग पे 1 लाख रुपये का जुर्माना और 1 साल का सजा भी हो सकता है। तो कोई उसके खिलाफ झूठा शिकायत ना करे। बाकी अगर शिकायत सच निकला तो इन सबों की वाट लगा देगा कौन? लोकपाल। तो ये मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया? तो जितना हमारे ABCD वर्ग के जो भी अधिकारी हैं, ए वर्ग के जो अधिकारी हैं, बी वर्ग के जो अधिकारी हैं, यानी IAS हो गए, IPS हो गए, ग्रुप D से लेके IAS तक के जो भी अधिकारी हो गए, जितने भी सरकारी संगठन संस्था या जो भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे वो राज्य के हो या केंद्र का हो, इससे अलावा पूर्व के सांसद हो या पूर्व के कैबिनेट मिनिस्टर हो या पूर्व के प्रधानमंत्री हो, सभी के खिलाफ ये जाँच बैठा सकता है। यहाँ तक कि PM के खिलाफ भी ये जाँच बैठा सकता है, केवल कुछ मुद्दों को छोड़कर। वो मैंने लिखा है परमाणु अंतरिक्ष सुरक्षा और विदेश संधि आदि को छोड़कर या उसके खिलाफ भी दूसरे कार्यों पर जांच बैठा सकता है। तो आशा करते हैं आपको लोकपाल के बारे में समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।